साथियों, आज हम बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर जो काफ़ी वर्षों से लगभग 2 दशक से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो है बहुजन मूवमेंट से जुड़े 2 दशक से ज़्यादा ही समय हो गया होगा और लगभग 25 साल और जो है पिछले 25 सालों से लगातार इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। इस मूवमेंट में विभिन्न पदों पर मतलब विधानसभा से और बूथ सेक्टर से लेकर के जिले और मंडल तक के विभिन्न पदों पर आपने काम किया है, तो आपका अनुभव बहुत लंबा है और आपके बारे में झांसी जनपद में ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ के जो नेता हैं उनमें आपका भी नाम शुमार है। तो आज मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूं श्री वीके गौतम जी से, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी में झांसी जिले के अंदर सामाजिक भाईचारा देख रहे हैं और सामाजिक भाईचारा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने इनको पिछड़े वर्ग को जोड़ने की जिम्मेवारी दी है, जिसको ये बखूबी निभा रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश जारी है। तो आज इन पे विभिन्न जो है पार्टी संगठन को लेकर विभिन्न बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इनका व्यू लेंगे कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी जो है किस भूमिका में रहेगी और क्या स्थिति अभी है पार्टी में। भाई साहब, आपको जय भीम। जय भीम। आप दर्शकों को बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी से आप कब जुड़े। साथियों, सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं जय भीम बोलूँगा और जितेंद्र जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की अगर बात कही जाए तो मैं ऑन बर्थ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे फादर जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, मान्यवर कांसीराम साहब जब पामसेप के रूप में पूरे देश और प्रदेश में घूम घूम के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उस समय मेरे फादर बहुजन मूवमेंट से जुड़े। तो मैं जब पैदा हुआ तो मैंने अपने घर में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को देखा। जब मैं बड़ा हुआ समझने लायक, तो मैं वैसे तो ऑन बर्थ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन सक्रिय रूप से देखा जाए तो मैं 2003 से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ या बहुजन समाज पार्टी में काम देख रहा हूँ। उसके पहले अपनी एजुकेशन लाइफ में रहा, लेकिन घर में बहुजन समाज पार्टी की माहौल रहा तो उससे जुड़ा रहा। अच्छा, आपने भाई साहब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के पहले और दलों को भी देखा होगा। कई क्षेत्रीय दल हैं, कई राष्ट्रीय दल हैं। उस समय चूँकि जब आप 2003 की बात करते हैं तो उस समय बहुजन समाज पार्टी से मोस्टली दलित पूरा नहीं जुड़ा था। दलित समुदाय, कुछ दलित समुदाय दूसरे राजनीतिक दलों में भी वोट करता था और उनमें राजनीति करता था। तो आपकी इच्छा क्या उन दलों में जाने की नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्यों आपको बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या अच्छा लगा जिसके कारण आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े? देखिए, मैंने चूँकि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने से पहले मैंने बताया आपको कि मेरे घर में राजनीति का माहौल था, तो मैंने बाबा साहब को भी पढ़ा और कांसीराम साहब को भी समझने का मौका मिला। तो कांसीराम साहब कहते थे कि दूसरे के दल में हमारा व्यक्ति लंगूर की पूंछ की तरह लंबा तो हो सकता है, लेकिन बलिष्ठ नहीं हो सकता। जब मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा तो झांसी जनपद के अंदर 4 विधानसभाएं हुआ करती थी और 4 में से 2 रिजर्व थी, और दोनों रिजर्व सीटों से शेड्यूल कास्ट में मेरे स्वजाति ही वहाँ से एमएलए थे। लेकिन जब मैंने उनकी सामाजिक, आर्थिक और सभी तरह से जब उनकी स्थिति का आकलन किया तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से दोनों एमएलए थे, लेकिन जो अन्य समाज से एमएलए थे उनका सामाजिक स्तर या उनका आर्थिक स्तर या उनका शैक्षिक स्तर, जो भी उनका एक मान सम्मान जो मिलना चाहिए जो उनको मिलता था, वो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में 2 एमएलए थे, उनको वो स्तर उनका नहीं था, ना ही उनको वो मिलता था। तो मुझे मानवर कांसीराम साहब की बात पूरी तरह से अक्षर सी लगी कि हाँ, अगर हमें राजनीति करनी है और समाज को न्याय दिलाना है तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ राजनीति करनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक बात और है कि बहुजन समाज पार्टी से जो दलित समुदाय है और पिछड़ा वर्ग है
वो क्यों जुड़े, उसके उसके मतलब जैसे आपने अपने बारे में बताया कि मैंने तो ये चीज़ें देखी, तो बहुजन समाज पार्टी में दलित और पिछड़े वर्ग को जोड़ने के कारण बता सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें अगर देखा जाए तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इवन बहुसंख्यक आवाम के लिए जो नैसर्गिक न्याय के साथ राजनीतिक प्लेटफॉर्म या राजनीति के द्वारा जो लोगों के लिए काम किए जाते हैं, संविधान को सही तरह से लागू किया जा सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल नहीं कर सकता। भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दल सत्ता में रहे, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय दलों में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी आती है। पहले नंबर पे जिस दौर में मैंने राजनीति शुरू करने की सोची थी, उस समय पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 54 साल राज किया, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की मंशा ठीक होती तो संविधान में जो हमें हक और अधिकार मिले थे इस देश के अंदर, देश को बराबरी से लाने के लिए कि हमारा देश ज़्यादा आगे बढ़े, अगर उसके हिसाब से काम करती कांग्रेस सरकार, तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और कांग्रेस से ही देश आगे बढ़ जाता। इसके बाद दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी केंद्र में भी मौका मिला, प्रदेश में भी मौका मिला। आज आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उस समय भी देश और प्रदेश दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी है। तो पिछले 11-12 साल में आपने भी अनुभव कर लिया होगा, देश की जनता भी अनुभव कर रही होगी कि संविधान के हिसाब से जो हर व्यक्ति को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, क्या वो मिल पा रहा है? क्या आज जिस समय हमारे देश ने लोकतंत्र या गणराज्य जिसको बनाने की खोजी थी, क्या आज वाकई में हम लोग गणतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये हम और आप अगर चिंतन करें तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, न तो कांग्रेस में खरी उतरी, ना ही भारतीय जनता पार्टी। अब मैं क्षेत्रीय दलों की बात करूं तो क्षेत्रीय दल तो वैसे ही अपने आप में उलझे रहते हैं, उन्हें किसी और से मतलब ही नहीं रहता। क्षेत्रीय दल मात्र अपनी समाज तक ही सीमित हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 बार उन्हें उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला और चारों बार में उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। संविधान के हिसाब से इस देश की जो जरूरतमंद लोग थे उनके हक और अधिकारों के लिए काम किया, उन्हीं के हिसाब से योजनाएं बनाई और सबको प्रतिनिधित्व दिया बराबर से। तो मुझे लगता है कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं पार्टी देखूं तो बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है जो वाकई में संविधान लिखने वालों ने जिस समय संविधान में जो व्यवस्थाएं की थी उसको सही तरह से लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए यहाँ पर लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड के लोगों को इसमें क्यों जोड़ना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान बनने के बाद, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जब संविधान बना के सौंपा और देश ने उसको अंगीकार किया, तो उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान किसी भी देश का जितना अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मंशा, नियत और नीति ठीक नहीं होगी तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान चाहे जितना बुरा क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले लोगों की मंशा और नियत और नीति ठीक होगी तो खराब संविधान भी अच्छा लागू होगा, साबित होगा। तो आपने अनुभव किया होगा, जो मैंने पूर्व में बताया आपको कि 54 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। अगर वो कुछ काम करते तो जो चाहे वो काका कालेलकर आयोग की सिफारिश रही हो, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिश रही हो, उनको लागू वो पहले ही कर देते। लेकिन जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, इसके बाद उसने पूरे देश में आंदोलन चलाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तब जाके कहीं बैकवर्ड को 27% आधा अधूरा रिजर्वेशन मिल पाया। शेड्यूल कास्ट के लिए कांग्रेस के समय में एट्रोसिटी एक्ट बन गया था, कागजों में बन गया था, उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को उसका इंप्लीमेंट करके दिखाया, जिससे कि लोगों को न्याय मिल पाया। कांग्रेस पार्टी ने तमाम समय पे भूमिहीन किसानों को तमाम पट्टे बांट दिए थे कागजों में, लेकिन मौके पे नहीं मिले। जब बसपा की सरकार बनी तो उन्होंने मौके पे लोगों को पट्टे जो मिले थे उनको मौके पे कब्जा दिया, जिससे कि वो लाभान्वित हो सके और उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा हो सका। भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी ने, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया दलित पिछड़ी आबादी के लिए, जो शोषित वंचित आबादी है उसके लिए बहुत काम किया। और मैं भी देखता हूं कि कानून व्यवस्था में तो बहुजन समाज पार्टी का कोई पूरे देश में, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई तोड़ नहीं है। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मेंटेन रहता है वो किसी दूसरे दल की सरकारों में मेंटेन नहीं रह पाता है। इस बात को तो जो विपक्षी दलों के लोग हैं वो भी मानते हैं, लोहे की तरह ये बात बिल्कुल खरी है।
भाई साहब एक बात और कि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब 2003 में शायद उनका परिनिर्माण हुआ 2006 में, और 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमने ये भी देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने सभी वर्गों को लगभग मंत्रिमंडल में जगह दी। उसमें दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी वर्गों को लगभग इक्वल भागीदारी मिली। लेकिन उसके बाद 2012 में एकदम से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक ही सवाल में आपके 2-3 क्वेश्चन है, तो पहले मैं बारी से उसको दूँ। जैसे पहले आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विपक्षी भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहा। मैं आपको बता दूं, अकेला लॉ एंड ऑर्डर ही मजबूत नहीं रहा। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में जब देश का आकलन किया गया तो सभी स्टेटों से रिपोर्ट अगर देखी जाए तो रोजगार देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर थी उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था रोजगार सृजन के मामले में। ये भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है और कहीं की रिपोर्ट नहीं है, उस समय आप देख सकते हो उसको। विद्युत उत्पादन करने में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। स्वास्थ्य, मेडिकल सेवाएं देने में पहले नंबर पर था। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां पर उत्तर प्रदेश राइज कर रहा था। और यहां पर लाइन ऑर्डर की तो आप बात खुद ही कर रहे हो। तमाम एम्प्लॉय जो बैकलॉग सदियों से खाली पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहन जी ने भरा। इसके पहले तमाम मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के लोगों की सरकार थी, उसमें तमाम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुए। लोग जाते थे थाने कचहरी में, उनको जो है मौका नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिलता था, तो उसके लिए स्पेशल जो है बेंच लगा के जो पुराने मामले थे उनको दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, तहसील दिवस की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी में हुई, थाना दिवस की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी में हुई, उसकी सरकार में हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं पहले नंबर पे ये व्यवस्थाएं जो आज कोई भी सरकारें बाद में बन रही हो वो उसी को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की। उसकी सोच थी, उसका दर्शन था, जिस पे आज और पार्टियां फॉलो कर रही हैं और सरकारें चला रही हैं। तो कई मामलों में बहुजन समाज पार्टी यहाँ अच्छा काम करके दिखाया है कि हाँ, हम लोग कैसे सरकार चला सकते हैं, और अगर कभी देश में मौका मिलेगा चलाने का तो देश को हम कहाँ ले जा पाएंगे। और दूसरा प्रश्न मेरा जो था वो ये था कि बहुजन समाज पार्टी 2012 आपका प्रश्न था कि 2007 में बहुत अच्छा काम किया, 2012 में आप एकदम से बहुजन समाज पार्टी क्यों पीछे चली गई? तो उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, इस देश में सदियों से लोग गुलाम हैं। और जो पिछड़ा वर्ग की मैं बात कर रहा था आपसे, पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा जो है सोया हुआ कौम है, ये मान लीजिए आप। बसपा ने भला ही उनको मौका दिया, माननीय बहन जी ने 4 बार सरकार में उनको बराबर से हिस्सेदारी दी, उनके लिए नियम कानून बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां जिन डिपार्टमेंटों में 11% से लेकर 59% तक हिस्सेदारी सरकार की हुआ करती थी, वहां पर बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं था, वहां पर 27% रिजर्वेशन देने का काम बसपा सरकार में हुआ। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग समाज कल्याण तोड़ के बसपा की सरकार में बनाया गया। तमाम राशन की सरकारी दुकानें हैं, उनमें 27% आरक्षण बैकवर्ड के लिए इन्होंने किया। इसके बाद भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये चीज़ राज नहीं आई, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो यहाँ इस देश की यथास्थितिवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समरसता कायम हो, सभी लोग बराबर से एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, ऐसे लोगों ने उनको गुमराह करने का काम किया। और पिछड़ा वर्ग के लोग जो है एक कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक जातीय देश रहा होगा कि हम एक निम्न जाति वर्ग के नेता के अधीनस्थ होकर काम करें, तो कहीं ना कहीं वो गुमराह होकर प्रकाश के लोगों के उसमें और पार्टी से को उन्होंने वोट नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, जिससे कि हमारी स्थिति खराब हो गई। क्योंकि दवा जब कड़वी होती है तो हर आदमी उसको पीने में थोड़ा उसका टेस्ट गड़बड़ होता है। यही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला, तो लेकिन वो गुमराह हो गए। जैसे उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जब माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,08,743 वैकेंसियाँ निकाली सफाई कर्मचारियों की, उन्होंने कहा कि जैसी शहर में सफाई की व्यवस्था होती है, तो हमारा चूंकि भारत का 75% क्षेत्र गाँव में आता है, तो गाँव में भी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ भी लोगों को नीट एंड क्लीन रहने की व्यवस्था मिले। तो उन्होंने उसमें एक सर्कुलेशन जारी किया, उसमें सभी समाज के लोगों को, चाहे वो अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप के हों, सभी लोगों के लिए पद आरक्षित किए। उस हिसाब से सफाई कर्मचारी की वैकेंसी भरी गई। लेकिन आप देखिए, जो इस देश के यथास्थितिवादी लोग थे, उन्होंने हमारे बेचारे वाल्मीकि समाज के लोगों को क्या समझाया?
उनकी बस्तियों में जाके उनको बताया कि देखो ये आपकी हक की चीज़, और मायावती जी ने और बहन जी ने जो है सबको बांट दी। ये 1,08,000 वैकेंसियाँ आपको मिलनी चाहिए थी, जो उन्होंने सबको बांट दी। जबकि हमारे लोग ये समझने में नाकाम रहे कि जो खड़ी व्यवस्था थी, जो सदियों से 5,000 सालों से जो खड़ी व्यवस्था थी, उसको बड़ी व्यवस्था बनाने का काम वीर कुमारी मायावती जी ने किया कि जो एक काम एक वर्ग विशेष के लिए आरक्षित था, उसको एक सभी लोगों में बांट के कम से कम ये सिद्ध कर दिया कि कोई हीन भावना से उसको नहीं देखेगा, काम के आधार पर काम एक सा होता है। तो वो समझाने में नाकाम रहे। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमारे लोग नहीं समझा पाए और वो गुमराह हो गए यथास्थितिवादी लोगों की बातों में, और वो पार्टी से अलग हो गए, छिटक गए। वैसे एक बात और कि पिछले कई वर्षों से 2012 के बाद आपने 2017 का इलेक्शन लड़ा, 2017 में 2012 से ज़्यादा खराब स्थिति हुई, और अभी निरंतर पार्टी का जो वोट बैंक परसेंटेज है वो निरंतर गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इसमें गिरावट लगातार आ रही है, और संगठन में भी स्थिरता, जैसे मैं झांसी मंडल में ही देख रहा हूँ, स्थिरता नहीं है। 3 महीने 2 महीने के बाद पदाधिकारी लगातार बदल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो सोच माननीय कांसीराम साहब की थी और जो सोच माननीय बहन जी की है, बहन जी वहाँ से जो भी काम देती हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा डिटेल में किसी भी संगठन का मुखिया अपने नीचे के वर्करों को नहीं बताता होगा। बहन जी एक एक चीज़ डायरी पर नोट कराती है कि आपको ग्राउंड लेवल पर जाके आपको ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद भी हमारे जो भी नेता हैं, तथाकथित नेता, जो चाहे वो विधानसभा स्तर पे हों, चाहे जिला स्तर पे हों, चाहे मंडल स्तर पे हों, चाहे जोन स्तर पर हों, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझे हुए हैं। एक दूसरे को नीचा करने के लिए, एक दूसरे को ऊंचा करने के लिए उसमें लगे हुए हैं। जो बदलाव हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है। मैं सभी तथाकथित नेताओं से, जो भी इस लेवल के हैं, मंडल स्तर के या जिला स्तर के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितना माननीय बहन कुमारी मायावती जी समाज के प्रति ईमानदारी से काम कर रही हैं और जितना त्याग उन्होंने अपने जीवन में किया है, अगर उसका 5% भी हमारे जिला, विधानसभा और मंडल के पदाधिकारी अपने जीवन में उतार लें, अपने आचरण में उतार लें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसकी कार्यशैली है, मुझे लगता है कि देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर ना तो उतनी क्षमताएं हैं और ना ही उतनी नैसर्गिकता के साथ वो किसी समाज के साथ या वर्ग के साथ न्याय करने की स्थिति में हैं जो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए यहाँ के नेताओं को जो भी जिम्मेवारी माननीय बहन जी देती हैं, सिवाय गुटबाजी छोड़ के, और जो व्यक्ति पार्टी के प्रति वफादार है, जिसके अंदर पार्टी के प्रति निष्ठा है, जो काम कर रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, और अगर हम निचले लेवल पर पदाधिकारी बनाएंगे और संगठन को उस हिसाब से दुरुस्त करेंगे तो पार्टी जरूर बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है कि बहन जी ने तो उस हिसाब से आपको जिम्मेवारी दे दी, लेकिन आप निचले लेवल पर जब पदाधिकारी बनाने का चयन करने की बात करते हैं, चयन करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख लेते हैं कि मेरी पॉकेट का आदमी बन जाए, मुझे किसी तरह से ये ऑब्लाइज कर रहा होगा, उसको मैं स्थान दे दूं। जबकि हमारे मंडल स्तर के या जिले स्तर के पदाधिकारी को ध्यान में रखना चाहिए कि पार्टी की प्रति निष्ठा किसकी है, उसको मौका देना चाहिए। और जो वोट गिरने की आप बात कर रहे हैं, वोट गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। दूसरा एक कारण और है। देखिए, इतिहास में अगर हम जाएं तो इस देश में हम लोगों को जो गुलाम बना के रखा गया, उसका बहुत बड़ा कारण था हम लोगों को जातियों में विभक्त करके। 6,743 जातियों में तोड़ के हमारे ऊपर उन्होंने राज किया। उन्होंने कहा कि ये जाति इससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नुमा उन्होंने बना दिया, और एक दूसरे की मेल भी जातियों में नहीं होता था। जब डेमोक्रेसी इस देश के अंदर आ गई, लोकतंत्र इस देश के अंदर आ गया, तो उन्होंने कहा अब हर जाति का एक राजनीतिक दल बन जाए, और उन्होंने तमाम दल बनवा दिए जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, जो बैकवर्ड के थे, चाहे एससी के थे। इन लोगों को जब उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, शेड्यूल कास्ट में 59% आबादी बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट, जो कैडर वोट लोग कहते हैं, या जो वफादारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा हुआ है, वो शेड्यूल कास्ट में 59% है देश के अंदर। तो उन्होंने कहा इसको भी हम 2 भागों में तोड़ दें,
तो तथाकथित बाबा साहब की, कहीं कांसीराम साहब की फोटो लगा के और जो है उन्होंने भी राजनीतिक दल बना लिए और हमारे नौजवान युवा को गुमराह कर दिया। मैं युवाओं से इस बारे में कहना चाहूँगा एक बात कि उन्हें अपने इतिहास की जानकारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष से शासक बनता है। तो तमाम नेता बाबा साहब की फोटो लगा के आएंगे, नीला गमछा डाल के आएंगे, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि चाहे हम फुले साहब को देखें, चाहे हम मानवर कांसीराम बाबा साहब को देखें और चाहे हम कांसीराम साहब को देखें, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी हमारे महापुरुष ने मुंह छेंट कर और लठ ठोक कर कभी भी सत्ता को हासिल करने की या अपनी बातें मनवाने की बात नहीं सोची। मैं ये मान के चलता हूं कि उन लोगों से ज़्यादा ज्ञानवान, उन लोगों से ज़्यादा समाज के प्रति वफादार, उन जितना त्यागी मुझे तो लगता है कि कोई अभी दूसरा कोई हुआ है। और जो भी अगर आदमी ये कहता है कि नहीं बहन जी ऐसा है और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तो मैं मानता हूं कि बहन जी ने उस दौर में करके दिखाया जिस दौर में साधन के बहुत ज़्यादा अभाव थे। अपनी बात को पहुंचाने के लिए आज कोई भी आदमी 1 सेकंड के अंदर अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचा देगा। जैसे कि आप मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी बात हजारों लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने, मानवर कांसीराम साहब ने उस दौर में अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया, तो कितना उनका समर्पण रहा होगा, कितना उनका सेक्रीफाइस रहा होगा। तो ऐसे हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उनको ये सोचना होगा कि मुंह छेड़ने से हमारी बात नहीं बनेगी। अगर ताकत से बात बनती होती तो जिन लोगों ने 5000 वर्ष से हमें गुलाम बना के रखा, उनके बराबर क्या ताकतवर हो गए हम? उनके बराबर हो गए, उनके बराबर पढ़ लिख गए, उनके बराबर पैसा आ गया। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितनी कमजोरियाँ या जितनी कमियाँ या जितना अंतर आज से 60 साल पहले, 100 साल पहले हमारे और उनके बीच में था, आज भी वही है। आज अगर हमने कुछ हद तक अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाने की शुरुआत कर ली, तो आप देख लीजिए, एक रेशियो निकाल के देख लीजिए कि उस वर्ग के, जिस वर्ग से हमारा संघर्ष है, उस वर्ग के 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे। हमारे क्या % पढ़ रहे होंगे? वो भी सरकारी नौकरियों में जितने लोग पहुंच गए, उनने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। आज सरकारी नौकरियां भी बंद होती जा रही हैं, वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, रोजगार के अवसर बंद होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 साल और चलेगा, इसके बाद और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए वोट हमारा बटा। भाई साहब एक बात और, पिछड़े वर्ग के लोग भी और सामान्य वर्ग के लोग भी, कुछ लोग कहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग तो कहते हैं कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो इस नारे पे बनी कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी लखनऊ जाएगा। और अभी भी बहन जी ने कुछ सप्ताह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी का लिट्टी चोखा नहीं खाना है और ब्राह्मण स्वाभिमानी कौम है। तो क्या ये 2027 के लिए बहन जी का बिसात, राजनीतिक बिसात कह सकते हैं हम इसको, बिछाने का एक मतलब स्टेटमेंट है जिसके थ्रू ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना चाहती हैं वो? देखिए, एक चीज़ जितेंद्र जी आप दिमाग में रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के आंदोलन को आगे लेके चल रही है, भारत को संविधान के हिसाब से चलाने वाली पार्टी है। तो वो किसी को न तो राजनीति करती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बाद में है, पहले वो एक सामाजिक मूवमेंट है। तो किसी भी वर्ग को वो लुभाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। 4 बार अगर सरकार उत्तर प्रदेश में रही है बहुजन समाज पार्टी की, तो उसमें चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, चाहे वैश्य रहा हो और चाहे बैकवर्ड की जातियाँ या एससी के भाई रहे हों, सभी के लिए जो संविधान में हक और अधिकार उनको दिए गए हैं, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार चलाने का काम किया। तो लुभाने की तो कोई बात ही नहीं है। 4 बार वो सरकार बना के दिखा चुकी हैं। हाँ, लेकिन जो लाइन ऑर्डर के खिलाफ, यानी संविधान के खिलाफ, चाहे वो अपर कास्ट का जाए, चाहे उनका सुजातीय बंधु जाए, अगर वो गलत जाएगा, गलत दिशा में जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो। तो आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक बिसात बिछाने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले 4 बार करके दिखा चुकी है बसपा कि हम लोग सभी लोगों को साथ में लेके सर्व जनताएं और सर्व सुखाय की बात करते हैं। ठीक है ना? रही बात अपर कास्ट के लोगों की, जो आप क्वेश्चन क्या था आपका, कि वो ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने, नहीं, आपने ये क्वेश्चन किया था कि 2007 में ये कहा गया था कि ब्राह्मण समाज के आह्वान पर और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। तो मैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तमाम साथी जो भी मेरी इस बात को सुनेंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो समझें इसको। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बनने से लेके 2004 तक बहुजन समाज पार्टी हर इलेक्शन में अपने आप को उसने
अच्छा करने का कोशिश किया, लेकिन वो 26-27% से ज़्यादा वोट नहीं बढ़ा पा रही थी। जबकि उसने इस देश में पिछड़ा वर्ग के लिए ही आंदोलन शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी जैसे ही बनी, सबसे पहले उसने पिछड़ा वर्ग के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आई। क्यों? उसका एक प्रैक्टिकली मैं देखता था, क्योंकि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। मेरे घर पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता आते रहते थे, चाहे वो बैकवर्ड समाज के हों या स्कूल कास्ट के। तो अगर कोई बैकवर्ड समाज का साथी बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी बन जाता था या जुड़ जाता था, तो उसकी जाति के लोग उससे कहने लगते थे कि तुम तो यार फला जाति के हो गए हो। मतलब वो उन्हें अपनी जाति से ही अलग मानने लगते थे। ऐसा जब चलता रहा, 2004 तक देखा कि हम लोग सरकार बनाने के लिए हमको 30 से 31% वोट चाहिए है प्रदेश के अंदर, और हमारा वोट लगातार जो है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो कहा गया कि नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, इसमें सर्व समाज के लोगों की हिस्सेदारी देनी चाहिए। और प्रदेश में हाशिए पे भी, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है वर्ग, वो हाशिए पे भी उस दौर में आ गया था। माननीय बहन जी ने उनको आमंत्रित किया और उनको हिस्सेदारी देने की बात की कि भाई जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारे के साथ उन लोगों को जोड़ा गया और चुनाव लड़ा गया। तो जो काम वो कहते थे, बैकवर्ड के लोगों को गुमराह करते थे, कहते थे कि वो आप तो फला जाति के हो गए हो और तुम अब फला जाति के नहीं रहे, बैठ कर बैकवर्ड के नहीं रहे, अब आप ऐसी जाति के हो गए हो। उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चूंकि 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उन्होंने गुंडई की थी, उससे पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त थी। तो ब्राह्मणों ने चट्टी चौराहे पे ये कहना शुरू कर दिया कि अब इनको राइट तो वो ही करेगी। मतलब समाजवादी पार्टी को अगर ठीक कोई कर पाएगा तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी करना शुरू कर पाएगी। बस ये उन्होंने अपनी माउथ पब्लिसिटी करना शुरू कर दी। और आप जानते हैं कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर कितना ज़्यादा लोग करते हैं गड़बड़, कि एक आदमी 5,000 लोगों को बैठ के अगर कोई प्रवचन देता है तो 5,000 लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि उनके हक और अधिकारों की बात भले ही कितना भी योग्य आदमी कह रहा हो, उसकी बात नहीं सुनते। दुनिया का सबसे प्रकांड विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आवाम को समझाने के लिए कितना काम किया, लेकिन उस दौर में जो आज की डेट में पिछड़ा वर्ग में आते हैं लोग, उनने बाबा साहब की बात को नहीं समझा। अगर बाबा साहब की बात को समझ लिया होता तो मुझे लगता है कि पिछड़ा वर्ग को जो रिजर्वेशन आज आधा अधूरा मिला है वो उनको 1935 में मिल गया होता। जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन सेकेंड इंडियन एक्ट जब बना भारत का, उसमें उनको मिल गया था, वो बैकवर्ड को मिल जाता, लेकिन वो लोग नहीं समझे। तो उन्होंने इस देश की अपर कास्ट की भाषा को समझा, उनकी बात का अनुसरण किया और 2007 में हम लोगों को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, मात्र उनकी माउथ पब्लिसिटी से। वोट तो दिया पिछड़ा वर्ग ने, सभी समाजों ने वोट दिया, क्योंकि एक जाति विशेष को छोड़ दे तो बाकी प्रदेश के अंदर जितनी जातियां थी सभी त्रस्त थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो उसका वोट मिला और हम लोग सत्ता में काबिज हुए। सत्ता आने के बाद भी माननीय बहन जी ने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, किसी भी समाज को नहीं छोड़ा और सभी समाजों को बराबर से प्रतिनिधित्व देने का काम उन्होंने किया। 78 जातियां ऐसी हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर ना बनी होती तो शायद विधानसभा का या लोकसभा का वो मुंह ना देख पाती, और सभी लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी। इसके बाद भी लोग चले गए, हट गए, छिटक गए। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको और क्या चाहिए था, ये तो वही लोग बता पाएंगे बेटर। ठीक, एक प्रश्न और भैया कि 2027 में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या आ सकता है? क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के एमएलए मीटिंगें कर रहे हैं और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की बैठकें हो रही हैं, और उसमें वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में अपने आप को ठगा हुआ ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के मुंह से दबी जुबान से निकलता है कि ब्राह्मण समाज इस सरकार में ठगा जा रहा है। तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर सकता है? 27 में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ सकता है? देखिए, इस देश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत ही बुद्धिजीवी है और वो इस चीज़ को समझ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ रहा है कि कुछ लोगों का अब वो दौर चला गया कि जब मंदिर से लोगों के सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाती थीं। अब ब्राह्मण को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना है और अच्छी एजुकेशन के साथ वो वेल सेटल्ड हों, तो इस देश में वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस देश में और प्रदेश में चल रही है, उनकी जो योजनाएं चल रही हैं,
मात्र धर्म के नाम पर ही वोट लेना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम करा के ही वोट लेना चाहती हैं। कोई ऐसी इंस्टीट्यूट, जैसे जनपद झांसी की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कोई ऐसा वो बता दें कि जो उन्होंने स्थापित किया हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी एक आध चीज़ यहाँ बनी होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी कई चीज़ें बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया है झांसी में, वो बताते हैं भाजपा के नेता। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा ठोस काम उन्होंने किया है। तो वो बहुत समझदार कौम है, उसको लग रहा है कि हमें आने वाले अपने बच्चों को अगर अच्छा रोजगार देना है, अच्छे व्यापार की व्यवस्था करना है, तो हमें इस देश में बहुजन समाज पार्टी को ही लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, आज 11 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश का 79% पैसा 79% पैसा, एक रिपोर्ट बताती है कि इस देश के 1% लोगों के पास है। और जो शेष पैसा बचा हुआ है वो पूरे के पूरी पब्लिक के पास है, 99% लोगों के पास है। तो इस दिशा में ले जाएंगे। भलाई कोई वर्ग समझे या ना समझे, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी कौम है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है और भारत को वाकई में विश्व गुरु बनाना है या कुछ करना है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना होगा और बहन कुमारी मायावती जी को फिर से यहाँ पर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना होगा। अभी दिसंबर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन लखनऊ में एक बड़ी जनसभा का आयोजन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा, कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर के दिन जो है लखनऊ में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। और मतलब जो लोगों का, पत्रकारों का या बुद्धिजीवियों का अनुमान था, उससे ज़्यादा जो है वहाँ पर भीड़ जुटी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहें या देश की राजनीति में एक बात चलना शुरू हुई कि बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अब घर से निकलना शुरू हो गया। लेकिन 9 अक्टूबर 2025 के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस तरीके की कोई जनसभाएं, बैठकें फिर नहीं की। ऐसा क्यों? देखिए जितेंद्र जी, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, पहले सामाजिक संगठन है, महापुरुषों का आंदोलन है। तो उसका राजनीति करने का तरीका अलग है और दलों का राजनीति करने का तरीका अलग है। हम लोग राजनीति सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमें सत्ता पे काबिज होना है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं। और आपने जो कही कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एक रैली की गई, इसके बाद फिर कोई रैली नहीं की गई, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय बहन जी के द्वारा हमारा बूथ लेवल पे भी 7 लोगों का संगठन है, 7 पदाधिकारी हमारे बूथ लेवल पे भी हैं। और माननीय बहन जी जब महीने में एक बार, 1 तारीख को किसी भी डेट को वो मीटिंग लेती हैं, तो पूरा जो मैसेज है वो हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, हमारे जिले के कमेटी को बता देती हैं, डायरी पे नोट करा देती हैं कि वो जाके बूथ स्तर तक आप बताओ। तो हमें और लोगों की तरह रैलियां करने की या भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन जमीनी स्तर पर और निचले लेवल पे अपनी बात को वहाँ से वो कहती हैं और यहाँ निचले लेवल पे वो बात पहुँच जाती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो 7 लोग हमारे बूथ पर हैं, इसके ऊपर सेक्टर होता, तमाम कमेटियाँ हमारी हर लेवल पे हैं जो काम कर रही हैं, तो सारे लोग काम करते हैं और पार्टी संगठन मजबूत होगा और 27 में बहुत अच्छी स्थिति हम लोगों की रहेगी। और हमें लगता है कि हम लोग 2007 जैसा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। आखिरी प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी 27 में अगर आपको, जैसे आपको अभी बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े वर्ग की जिम्मेवारी दी है जोड़ने की, तो पिछड़ा वर्ग जनपद में आपसे जुड़ रहा है और क्या परेशानियां हो रही हैं उसमें जोड़ने में, और जुड़ रहा है तो किस पैमाने पर जुड़ रहा है? और उसके बाद दूसरा प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, कि अगर पार्टी 2027 में आपसे कहे कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है कि मुझे पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की जिम्मेवारी दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि हम जब जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग की समाज में बैठक कर रहे हैं और लोगों को जब बताते हैं कि आपके लिए ये काम किया है, तो लोगों को ये समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी तो हमारे लिए काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी तो हमारी है। जब उनको ये बताते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि ये वर्ग जो है बहुत ही मतलब सुस्त वर्ग है, ये आसानी से ये नहीं
नहीं जगता है, ये चिमाना हुआ पड़ा रहता है। लेकिन हाँ, वो ये कहता है, दबी जुबान में ये कहता है कि नहीं, ये पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, हमें बताया गया, जैसा लोग गुमराह कर रहे हैं हमें, तो वो आ रहे हैं और वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी हमारा उद्धार कर सकती है, इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी के पास आना चाहिए। रहा प्रश्न आपका कि मुझे चुनाव विधानसभा का लड़ने के लिए अगर मौका मिलता है, तो देखिए माननीय बहन जी, अगर मुझे आदेश करती हैं, पार्टी मुझे आदेश करती है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पार्टी को पॉजिटिव रिजल्ट के साथ उनके हाथ मजबूत करूं। और मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना अकेला नहीं है। पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो आज मैं देख रहा हूं, तमाम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन उनके अंदर, मैं सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो एमएलए एमपी बनते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कई एमएलए एमपीओं की आप फहरिस्त आके देख लीजिए, जब वो एमएलए नहीं बने होंगे उनकी स्थिति का आकलन करिएगा, और फिर 5 साल के बाद उनके व्यापार का, उनकी उस स्थिति का आकलन करिएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ऐसा नहीं है जो जिस क्षेत्र की जनता ने उसको पहुंचाया है, जिसके लिए वो सदन में उस क्षेत्र की बात को, उस जनता की बात को वहाँ पर सदन में रख रहा हो। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पार्टी के बिब में बंध के अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करता है। मुझे लगता है कि 24 घंटे अगर होते हैं, 24 घंटे में अगर वो 10 घंटे भी अपने आप को ये कहता है कि मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, या मुझे जिस क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया है, एमएलए एमपी बनाया है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 10 घंटे में वो 10 मिनट भी उसके लिए सोचता होगा। अगर कोई उसके पास पहुंच गया फरियादी, उन्होंने किसी को, पुलिस को फ़ोन कर दिया, तहसीलदार को फ़ोन कर दिया, इसके अलावा तो वो इसी में मान के चलता है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन हमने आपको एमएलए इसलिए नहीं बनाया था, हमने आपको एमपी इसलिए नहीं बनाया था कि आप हमारी पुलिस की पंचायत निपटाने के लिए काम करो। हमने आपको बनाया था कि भारत के अंदर 78 डिपार्टमेंट हैं जो हमारी सहूलियतों के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए संकल्पित हैं, नौकर हैं वो इस देश के, कि उन्हें ये व्यवस्थाएं देनी है। और हमने आपको एमएलए या एमपी इसलिए चुना था कि वो डिपार्टमेंट के अधिकारी उस काम को सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इसको वॉच करिएगा। अगर हमने आपसे कंप्लेंट की है तो आप उसको सही करिएगा, और हमें कंप्लेंट करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे घर के बाहर नालियां हैं, सपोज करिए कि वो 4 महीने से साफ नहीं हुई है, और उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, मलेरिया की बीमारी फैल रही। इसके लिए भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया डिपार्टमेंट बना रखा है, उसके एम्प्लॉयज लगा रखे हैं। क्या जनप्रतिनिधि हमने आपको इसलिए बनाया था कि आप अगर कोई अपना काम कर रहे हो, ठेकेदारी कर रहे हो, तो वो 50 गुना कर लो, कोटेदारी कर लो, इसके लिए आपको एमएलए बनाया था। कोई एक सदन में मैं चैलेंज देता हूँ, तमाम कुछ लोगों को छोड़ दें, अगर कुछ सांसदों को या कुछ विधायकों को छोड़ दें, तो मैक्सिमम लोग बस अपने लिए काम करते हैं। और इसीलिए इलेक्शनों में मैं देखता हूँ कि धन का बहुत ही भारी संख्या में दुरुपयोग होता है। जो सुलभ था, जो सहज था, मत देने का अधिकार, मत देने की बात, वो उन्होंने इतना टफ बना दिया कि एक साधारण आदमी, एक शरीफ आदमी जो वाकई में समाज का शुभचिंतक है, वो इलेक्शन में लड़ने के लिए सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि उसको इतने खर्चे दिखा दिए गए हैं कि जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप इलेक्शन में नहीं जा पाओगे। वोटर भी बेचारा हमारा गुमराह हो गया, जैसे नेता वैसे वोटर। वो भी कहता है हमें को दे रहा हो, हमें तो अभी मिलने जो कुछ मिलने, तो वो भी उसी में खुश है। इसलिए अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं अगर जीत के पहुंचा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एमएलए का एक दायित्व होता है, कैसे उसको काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेवारी होती है, वो कोशिश करूंगा कि लोगों को वो चीज़ मिले। अच्छा, आप इस वीडियो के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज की पार्टी के नहीं, बहुजन समाज के लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों, बड़ी मुश्किलों से, महापुरुषों के बहुत बड़े संघर्ष के कारण, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए सन 1848 से लेके आज तक, यानी कि कम से कम मुझे लग रहा है 250 साल का कठोर संघर्ष, उनका त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण जो हम लोगों को इस देश में आज करने की स्थिति में बने हैं, पहुँचे हैं, उनके त्याग को, उनके समर्पण को ऐसे जाया ना जाने दें। जो जिस लेवल पे है, जो जितना कर सकता है, बहुजन समाज के व्यक्ति को उतना करना चाहिए। पे बैक टू द सोसाइटी, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे वो हमारे महापुरुष रहे हों, जो जितना सक्षम हो गया है अपने साथी को उठाने का, उसको सहयोग देने का काम करना चाहिए। आप उसकी
बैर को भुलाना चाहिए। बड़े लक्ष्य को हमें हासिल करना है, क्योंकि इस देश में सदियों से हम लोग गुलाम रहे हैं। जैसे जैसे करके हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का मौका मिल रहा है, और एक इतना अच्छा संविधान हम लोगों के पास है जिसको अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर किसी व्यक्ति को कोई समस्या होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा शोषित, सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा वंचित बहुजन समाज के लोग रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ते हुए और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समरसता का भाव लाना चाहिए, भाईचारा पैदा करके, और हमें सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। जब तक कि सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश में तमाम राजनीतिक दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय दल भी कम से कम 5-7 हैं, लेकिन उनमें अगर कोई वाकई में संविधान के हिसाब से चल सकता है, हर एक व्यक्ति को न्याय दिला सकता है, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड संबंध रखता हो, चाहे सर्व समाज से संबंध रखता हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखता हो, उसको सही न्याय देने का काम अगर कोई कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो आपसी वैर भुला के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। इसके बाद जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा तो उसमें इतनी मजबूती के साथ हमारे सांसद निकल के पहुँचें कि माननीय बहन जी इस देश का नेतृत्व करने का एक बार उन्हें मौका मिले, जिससे कि इस देश की बहुसंख्यक आवाम को लगे कि हाँ कुछ हमारे लिए काम हुआ है। इसी के साथ ठीक है भाई साहब, आप आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कभी समय लेंगे आपसे, और इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुलाकात होती रहेगी इस विषय पे। मैं भी आपसे नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ। जय भीम सर।